हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ? जो भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है, किस किस फॉर्म में? इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में, प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में, और डिबेंचर्स की फॉर्म में, बॉन्ड्स। तो जिस भी फॉर्म में जो भी हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस रहे हैं, उनको रिटेन करने का, उनको हमें उनसे फंड्स रेज करने की हमें क्या कॉस्ट उन्हें देनी पड़ रही है। जो लोग भी हमें ये पैसा दे रहे हैं, जो लोग भी इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाट अ कंपनी हैड टू पे टू एक्वायर दैट मनी। तो जैसे कि इन दोनों को तो हम डिविडेंड दे रहे हैं और इनको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बेसिकली ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई। बट ये कितनी होनी चाहिए एक्चुअली में? कंपनी को कितनी कॉस्ट पड़ रही है? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जो डिविडेंड हम दे रहे हैं वो कॉस्ट हो गई। उसके अलावा टैक्सेशन भी बीच में आता है, मार्केट प्राइस भी बीच में आता है, बहुत सारी और चीजें हैं जो बीच में आती हैं। तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है। हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये देखना पड़ता है कि आखिर एक्चुअली में कंपनी को कितनी कॉस्ट लग रही है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना शुरू करेंगे कि आखिर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कितनी है। हम करेंगे कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स, सबकी हम एक एक करके निकालेंगे। डिबेंचर्स, ठीक है। हमारे पास जो डिबेंचर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एक रिडीमेबल और एक इररिडीमेबल। ऑल्दो अब हम इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू कर नहीं सकते, बट होते तो हैं ही। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले ये जो रिडीमेबल और इररिडीमेबल है, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, ये जो इनको हम कैलकुलेट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि इररिडीमेबल को हम परपेचुअल डेब्ट भी कहते हैं। प्लस दोनों ही केसेस में हमारे पास एक होती है नेट प्रोसीड्स। एक टर्म है नेट प्रोसीड्स, एनपी। एनपी यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है। नेट प्रोसीड्स मतलब अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू। मैं इसका थ्योरी पार्ट को अभी बिल्कुल कवर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है सब जीनियस बच्चे होते हैं, थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करूं या उसके कुछ नोट्स दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। मैं अभी सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन कवर कर रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं। ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू, हमें इशू के समय कितना रिसीव हुआ है, जिसको हम B0 से डिनोट करते हैं। B0 इज नेट प्रोसीड्स। हमने कहा कि जितनी हमें फेस वैल्यू है, प्लस अगर हमने प्रीमियम पे इशू किया है तो वो, प्लस अगर हमने डिस्काउंट पे इशू किया है तो वो माइनस हो जाएगा, और F इज फ्लोटेशन कॉस्ट। सो दिस इज योर फेस वैल्यू। उसकी फेस वैल्यू कितनी है? ठीक है। दिस इज योर सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा होता है? जो प्रीमियम ऑन इशू होता है। दिस इज डिस्काउंट ऑन इशू एंड दिस इज योर फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है। तो बेसिकली इसे हम कह सकते हैं B0 आपका इशू प्राइस है, कि आपने एक्चुअली में इशू कितने पे किया है। लेकिन इशू प्राइस अगर हम देखते हैं तो ये सिर्फ इतने पोर्शन की बात करेगा। तो हम क्यों इसको इशू प्राइस एग्जैक्टली नहीं टर्म यूज कर रहे? तो कभी कंफ्यूज मत होना कि अच्छा ये तो इशू प्राइस ही हो गया। ये इशू प्राइस एग्जैक्टली नहीं हुआ, क्योंकि जब हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं ना इस वाले की, तो वो इशू प्राइस की कैटेगरी में आता है। लेकिन जैसे ही हमने फ्लोटेशन कॉस्ट भी इसमें डाल दी, हम नेट प्रोसीड्स की बात कर रहे हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या होता है? एनी कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर इशू ऑफ
एनी सिक्योरिटी, ब्रोकरेज हो गई, कुछ अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, कुछ लीगल एक्सपेंसेस हो गए, ये सब। ठीक है। एक हमारे पास होता है रिडीमेबल अमाउंट। रिडीमेबल अमाउंट जिसे हम कहते हैं मेच्योरिटी पेमेंट। तो आपको पता है कि डिबेंचर्स को हम या तो एट पार रिडीम करते हैं, यानी कि फेस वैल्यू पे, या हम एट प्रीमियम रिडीम करते हैं, यानी कि फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो रिडीमेबल अमाउंट को हम कहते हैं रिडीमेबल वैल्यू और रिडीमेबल प्राइस, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। अब डिबेंचर्स की जो रिडेम्पशन होती है, वो रिडेम्पशन हमारी लमसम में भी हो सकती है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसे हम लमसम में भी कर सकते हैं। लमसम का मतलब हो गया वन टाइम, या इसे हम ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब हो गया इंस्टॉलमेंट में। ठीक है। तो हम किस तरह से पे कर रहे हैं, ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जब हम डिबेंचर की कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ परपेचुअल डेट। ठीक है। परपेचुअल डेट यानी कि हम ये कहते हैं कि आखिर कितनी कॉस्ट है, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं के आई से। ठीक है। के आई इज योर आई अपॉन बी जीरो। ठीक है। आई अपॉन बी जीरो। अगर टैक्स है तो आई में वन माइनस टी अपॉन बी जीरो। अब ये आई क्या है, ये है इंटरेस्ट पर डिबेंचर। टोटल इंटरेस्ट नहीं लेना, पर डिबेंचर। टी इज योर टैक्स रेट एंड बी जीरो इज योर, अभी हमने पढ़ा था, नेट प्रोसीड्स। और ये जो भी हम बात कर रहे हैं नेट प्रोसीड्स, ये पर डिबेंचर ही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारी बिफोर टैक्स आ गई कि टैक्स को अगर हमें देखना है तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितनी है, इसको हम के डी से रिप्रेजेंट करेंगे, आई से नहीं करते। आई के डी ही रखो, क्योंकि आगे चल के क्या होता है, बेसिकली के आई हमारा बिफोर टैक्स के लिए होता है और के डी हमारा आफ्टर टैक्स के लिए होता है। लेकिन ये सब ना अभी स्टार्टिंग में ही है, आगे चल के ना हमारा सब मिक्स हो जाता है। हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट को के डी से ही बात करते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्चुअली में ना, तब आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। बट हाँ, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में लिखी हुई आ जाए टर्म, तो ये सिंबल होता है इस बात का। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। अब हम करते हैं बात कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट की, इसमें के डी इज इक्वल टू आई वन माइनस टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस बी जीरो अपॉन एन, अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस बी जीरो अपॉन टू। ठीक है। आई इज योर इंटरेस्ट, टी इज योर टैक्स रेट, आर वी इज योर रिडीमेबल प्राइस, वैल्यू लिख लो, वैल्यू, बी इज योर नेट प्रोसीड्स, एन इज योर नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों बाद हमारा डिबेंचर्स जो है वो रिडीम हो रहे हैं।
ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन करते समय ये डिफरेंशिएट करेंगे कि ये डिबेंचर्स हमारे एक बार में रिडीम हो रहे हैं या अलग अलग हो रहे हैं। इसका हम क्वेश्चन में अभी करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ कराऊंगी। तो पहले पूरे कॉन्सेप्ट्स की एक लिस्ट ले लो, उससे आपके पास पूरे फॉर्मूलाज की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपसे लास्ट सेशन में भी ये बात बोली थी कि मेक इट अ प्रैक्टिस टू नोट इट डाउन। पॉज कर करके एक बार पॉज करो और फिर नोट डाउन कर लो, पॉज करो फिर नोट डाउन कर लो। ऐसे हाथ बंद करके बैठ के कंबल में हाथ डाल के नहीं देखना है कि बस चलो चलाओ फोन पे और यूं करके देखते चले जाओ, ऐसे मत करना। चलो आगे करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दो तरह के हैं, एक रिडीमेबल और एक इरेडीमेबल। बिल्कुल सेम चलेगा, एक जैसी कहानी चलनी है। ठीक है, रिडीमेबल में जैसे उसमें था वैसे ही इसमें आएगा कि हमारा जो P0 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसको हम प्रेफरेंस KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन P0। अब दिस इज, जैसे उसमें इंटरेस्ट था इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, सेम था ना, ऊपर आई था यहाँ पे पीरियड डी हो गया, वहां पे B0 था यहाँ पे P0। नेट प्रोसीड्स, अब नेट प्रोसीड्स में बस इतना ही तो रहेगा कि शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, शेयर्स हमेशा या तो एट पार होंगे या एट प्रीमियम होंगे, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहेगा। इनफैक्ट इररिडीमेबल का भी आपने अगर एक फॉर्मूला कर लिया तो दूसरा बिल्कुल सेम है, बस टैक्स वाला पॉइंट नहीं आ रहा, बस इतना ही तो बात है। देखो KP, ऊपर वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला जो था I - T, ये वाला, इसकी जगह प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू यानी कि P0 अपॉन N। देख रहे हो बिल्कुल सेम फॉर्मूला चल रहा है। फिर PN प्लस P0 अपॉन 2, एवरेज प्राइस हो गया ना ये। तो PD इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड, PN योर रिडीमेबल वैल्यू, P0 इज योर नेट प्रोसीड्स और N इज योर टर्म इन ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा निकल आएगा। अब तीसरा सोर्स हमारे पास क्या है, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें तो रिडीमेबल अनरिडीमेबल का चक्कर है ही नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल में तो ऐसा कुछ होता नहीं ना कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। लेकिन हाँ, इसमें फिर दूसरी कहानी आती है, इसमें हमारे लिए डिविडेंड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डिविडेंड, जैसे अगर हमारा जीरो ग्रोथ डिविडेंड है, मतलब एक डिविडेंड है जिसकी कोई ग्रोथ नहीं है आगे, तो हम कहेंगे के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0। D1 क्या हो गया, D1 हो गया डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, हम कह सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। और P0 वही नेट प्रोसीड्स। ठीक है, P0 इज योर नेट प्रोसीड्स। लेकिन अब जब इक्विटी शेयर की बात आती है तो हम P0 को कहते हैं करंट मार्केट प्राइस। एट प्रेजेंट मार्केट में क्या प्राइस अवेलेबल है उसे हम P0 कहते हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं, एक और भी चीज आती है, दिस इज 1 अपॉन जो हमारी PE रेशो होती है, सुना है इसके बारे में, PE रेशो।
पढ़ा था इसका, प्राइस अर्निंग रेशो। तो हम ये कह सकते हैं कि के ई जो है वो रिवर्स होता है पीई रेशो का। ठीक है, जो भी हमारी प्राइस अर्निंग है, मतलब हमारा मार्केट प्राइस कितना है और हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, मार्केट प्राइस और हमारे प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशन है, इसे हम कहते हैं पीई रेशो। तो के ई इज D1 अपॉन P0। D1 इज डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर एंड P0 इज एट प्रेजेंट मार्केट में कितना प्राइस है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ग्रोथ रेट आ जाता है, ये तो ग्रोथ रेट नहीं है तब की बात है, अगर ग्रोथ रेट आ जाता है तो उस केस में कांस्टेंट ग्रोथ रेट, मतलब एक फिक्स्ड ग्रोथ रेट है कि भाई हर साल 5% का ग्रोथ रेट होगा या 10% का ग्रोथ रेट होगा, कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। इसमें क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, के ई इज इक्वल टू ये D1 अपॉन P0 प्लस जी। जी इज योर ग्रोथ रेट। और इसको ना हमेशा ऐसे लिखेंगे, मान लो 8% का ग्रोथ रेट है, तो 8% नहीं लिखा जाता, इसको हम लिखते हैं 0.08। हमेशा ध्यान रखना, इस तरह से तरीका होता है लिखने का। ठीक है, तो ये होता है। अब अगर ग्रोथ रेट हमारा वेरी कर रहा है, वेरिंग ग्रोथ रेट है, तो क्या करेंगे, मतलब हमारा ग्रोथ रेट जो है वो चेंज हो रहा है। पहले साल हो सकता है 5% हो, दूसरे साल 10% हो, तीसरे साल 8% हो। हमारा ग्रोथ रेट वेरी कर रहा है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो यही फॉर्मूला चलेगा, लेकिन जितने साल है, ये ईयर 1 का, फिर ईयर 2 का, फिर ईयर 3 का, सेम फॉर्मूला हमारा हर साल में चलेगा ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल करेंगे तो और तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेम फॉर्मूला चल रहा है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। देखो बनाने को हम ना फॉर्मूले कितने मर्जी बना रहे हैं, फॉर्मूला से कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन बात ये होती है कि आप जितना फॉर्मूला के चक्रव्यूह में घुसोगे ना, उतना कंफ्यूजन ज्यादा होगी। तो अगर लॉजिक समझ लोगे, क्योंकि लॉजिक समझा हुआ कभी भूलता नहीं है, फॉर्मूला भूल सकता है क्योंकि वो हम रटते हैं। तो लॉजिक समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि D1 अपॉन P0 या D1 P0 प्लस जी, ये फॉर्मूले मैंने भी बताए हैं दो, ये वाले। और मैंने कहा क्या कि अगर, तो ये एग्जिस्टिंग हमारे पास फॉर्म है तो हम करंट प्राइस लेते हैं, लेकिन अगर कोई नई फॉर्म है तो यही नेट प्रोसीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमें P0 ये देखना है कि क्या ये P0 नई फॉर्म के लिए कर रहे हैं हम या एग्जिस्टिंग फॉर्म के लिए कर रहे हैं। अगर एग्जिस्टिंग फॉर्म के लिए कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस इंपॉर्टेंट है, अगर न्यू फॉर्म के लिए कर रहे हैं तो नेट प्रोसीड्स लेनी है। सिंपल। ठीक है, तो अब एक बार जहां से स्टार्टिंग की थी वहीं पर ही आ जाते हैं कि हमारे जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं वो दो होते हैं, एक ओनर्स फंड और एक बोरोड फंड्स। ठीक है, ओनर्स फंड में हमारे पास एक आते हैं शेयर्स और एक आती है रिटेन्ड अर्निंग्स। और शेयर्स में एक आते हैं इक्विटी शेयर्स और एक आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। और बोरोड फंड्स में बेसिकली हमारे पास डिबेंचर्स ही आते हैं, अलग अलग वैरायटी के। वैसे हम पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन, कुछ भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है वो ये चार ही आते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स एंड डिबेंचर। अभी हम इन चारों को लेके चलते हैं। तो हमने बोरोड फंड्स का निकालना सीखा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने प्रेफरेंस शेयर्स का भी सीख लिया, इक्विटी शेयर्स का भी सीख लिया। रिटेन अर्निंग्स का सोचो सोचो, रिटेन अर्निंग्स का, रिटेन अर्निंग्स किससे बिलोंग कर रही है बेसिकली,
रिटेन्ड अर्निंग्स आ कहाँ से रही हैं? जब हमने प्रॉफिट्स में, जब हमने सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, प्रॉफिट आ गया, उसमें से टैक्स दे दिया, ठीक है, सब देने के बाद हमारे पास लास्ट में बचा टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। फिर हमने जो कंपलसरी डिविडेंड था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो दे दिया। फिर हमने रिजर्व रख लिए सारे कंटिजेंसीज के लिए, प्रोविजन अप्रोप्रिएशन कर दिया सब। अब क्या बचा? अब कौन बचा? कौन बचा? अब बचे सिर्फ ये। तो इसलिए इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो सेम होता है, ठीक है, वो हमेशा सेम होता है। तो अब हमारी अगर टोटल हम ये कहें WACC, WACC क्या होता है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज कॉल्ड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसकी फुल फॉर्म हो गई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसमें हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि WACC इज जो भी हमारा KE है उसको वेट 1 से मल्टीप्लाई किया, KP को वेट 2 से मल्टीप्लाई किया, और KD को वेट 3 से मल्टीप्लाई किया। वेट मतलब प्रोपोर्शन। ये जो वेट्स हैं ये क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल component इन टोटल कैपिटल। जो हमारी टोटल कैपिटल है, सपोज हमारे पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है, इसमें से इक्विटी शेयर्स हैं 4 लाख के, प्रेफरेंस भी है 4 लाख के, और डेप्ट है हमारे पास 2 लाख का। तो ये हो गया 40%, 40% और 20%, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज 0.4, 0.4 एंड 0.4। अब अगर मेरी के ई की वैल्यू 10% है, के पी मेरा 12% है, और के डी मेरा 15% है, तो WACC क्या बना? वो बना 0.1 इंटू 0.4, 0.12 इंटू 0.4। ये हमारी इक्विटी हो गया, ये हमारा प्रेफरेंस हो गया, और डेप्ट में आ गया 0.15 इंटू 2 हो गया ना, ये 2, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, समझे? तो 0.1 इंटू 0.4, दिस इज 0.04, देन 0.048 प्लस 0.03। इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आया 0.118, मीन्स 11.8%। तो हमारा जो ओवरऑल कैपिटल पे इंटरेस्ट आ रहा है, जो हमें कॉस्ट ओवरऑल कैपिटल पे देनी है, दैट इज 11.8%, ठीक है। तो ये WACC हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इंडिविजुअल KE, KP एंड KD के क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ।
अब जैसे हमारे पास एक फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है, एबीसी लिमिटेड इश्यूज 15% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू, 15% डिबेंचर्स है, फेस वैल्यू 100 है, redeemable at the end of 7 years. The debentures are issued at a discount of 5% and flotation cost 1%. Tax rate 50%. तो हमारे पास ये तो समझ में आ गया कि रिडीमेबल है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, के बी इज इक्वल टू आई 1 - टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस B0 अपॉन एन, और इसी को हमने डिवाइड कर दिया, रिडीमेबल वैल्यू प्लस B0, एवरेज निकाल लेना है। तो आई इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपीज पर 15% इंटरेस्ट, 15 रुपीज हो गया। टैक्स कितना है 50%, मतलब 0.5। रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, रिडेम्पशन हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि वो एट पार ही है, यानी कि हम 100 रुपीज ही रिडीम करेंगे। इशू प्राइस कितना है, जो हमारा 100 रुपए है, इस पे 5% डिस्काउंट और 1% फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कि 94 रुपीज है, और एन हमें 7 इयर्स दिया हुआ है। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दें कि डी इज इक्वल टू, कर चुके होगे अब तक तो, कैलकुलेटर पे खटाखट, है ना, 0.0, ये 0.5 प्लस 100। एंड दिस इज बेस्ट पार्ट, अगर आप नहीं कर रहे हो साथ में तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक मैं यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू लिख रही हूँ, तब तक आप इसका आंसर निकाल के ये देखो कि क्या मेरा भी यही आ रहा है। ये सब कुछ करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 8.61%, मतलब ऐसे आया होगा, ये आंसर आपका आया होगा जिसको मैंने 8.61% पे कन्वर्ट कर लिया। कितने लोगों का आया कमेंट सेक्शन में जरा बोलना, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब हम करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, कि अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास 15% हैं, फेस वैल्यू 100 है, तो हम कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पर अगर हमारे पास हमें बोला गया कि 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, फ्लोटेशन कॉस्ट 4% है, हमें दोनों केसेस में निकालना है, अगर वो इरिडीमेबल है तो भी और रिडीमेबल है तो भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं केपी जब वो इरिडीमेबल है। तो इरिडीमेबल है तो डिविडेंड कितना आएगा, क्या लेंगे हम, डिविडेंड कितना है 100 पर 15%, और अपॉन हमारा जो इशू प्राइस है, इशू प्राइस कितना है हमारा 100 - 4, तो कितना आ गया 15/96, तो ये आ गया 15.63%। लेकिन अगर हमारा ये रिडीमेबल है तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगेगा, सेम वही डिबेंचर्स वाला फॉर्मूला। हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 15, प्लस हमारा रिडीमेबल प्राइस कितना है, शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 years, अब प्रीमियम एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है ना, तो हम यानी कि हम उनको रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो रिडीमेबल प्राइस हमारा है 110 माइनस 96 हमारा इशू प्राइस था, अपॉन 10 years, अपॉन 110, सॉरी हाँ, प्लस 96 अपॉन 2। अब जरा इसको थोड़ा ठीक से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 110 माइनस 96, 14 अपॉन 10 प्लस 15, इट कम्स आउट 16.4। नीचे 110 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 103,
तो 16.4 divided by 103, it is 0.1592, मतलब 15.92% है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 years एट ए प्रीमियम ऑफ 10% कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेम फॉर्मूला चल रहा है, सेम लॉजिक्स चल रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को? कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है बिल्कुल ही। ठीक है, अब हम करते हैं इक्विटी की बात, कि इक्विटी में क्या करेंगे। ABC Limited had just declared and paid a dividend at the rate of 15% on the equity shares of 100 each. The expected future growth rate is 12%. Find out the cost of capital of equity shares, present market price, यानी कि हमें P0 दिया हुआ है 168। ठीक है, हमें D0 दिया हुआ है कितना, उन्होंने कहा पेड अ डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15 जस्ट डिक्लेयर्ड, तो यानी कि D0 अभी के अभी जो दिया है 15% है, यानी कि 15 है। तो D1 कैसे निकल जाएगा, 15 में 1 प्लस कितना परसेंट ग्रोथ रेट है, 12%। तो ये मेरे पास आ गया 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 15, दिस इज 16.8। ठीक है, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, के ई इज D1 P0 प्लस G, ये चाहिए होता है। तो यानी कि 16.8 अपॉन 168 प्लस ग्रोथ रेट कितना है हमारे पास, 0.12। तो व्हेन आई सॉल्व दिस इक्वेशन आई गॉट 0.22, दैट इज 22%। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कि हमारा जो डिविडेंड है एक्चुअल में दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 22%। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोई भी जो हमारे कंपोनेंट है उनकी कॉस्ट हमें निकालनी होती है। अब देखो एक ही वाला क्वेश्चन और करते हैं। द शेयर ऑफ ए एबीसी लिमिटेड इज प्रेजेंटली ट्रेडेड एट 50 रुपीज, यानी कि वो कह रहे हैं कि मार्केट प्राइस P0 is 50. Okay. The company expected to pay dividends at ₹4 per share with a growth rate of 7% per annum. इसका मतलब एक्सपेक्टेड है, मतलब वो बाद में देना चाहते हैं, तो D1 ₹4 है, G 8% है, यानी कि 0.08 है। ठीक है, it plans to raise fresh equity share capital. The merchant banker suggested that an underpricing of ₹1 is necessary. कितने की अंडर प्राइसिंग कह रहे हैं वो, ₹1। ये सब रुपीस की कहानी चल रही है भैया। एंड इन्वॉल्विंग अ कॉस्ट ऑफ 50 पैसा पर शेयर ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिसे हमने नाम दिया है फ्लोटेशन कॉस्ट का। तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, 0.5, या हम इसको सिंपल लिख लो 50 पैसा। बहुत ज्यादा पॉइंट्स पॉइंट्स हो जाते हैं तो भी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। 50 पैसा पर शेयर, वो तो हम बाद में फॉर्मूले में एकोमोडेट कर ही देंगे इसको। ठीक है, अब हमें दो बातें निकालनी है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी एज वेल एज द न्यू इक्विटी। तो पहले हम एग्जिस्टिंग की बात करते हैं। एग्जिस्टिंग में तो सिंपली D1 P0 प्लस G। तो D1 कितना है हमारे पास, 4, P0 50 प्लस 0.08। तो कितना आंसर आ गया, 4/50 प्लस 0.08, ये हमारे पास आ गया 16%। और न्यू इक्विटी में मैंने क्या बताया, P0 हमारा यही है, नेट प्रोसीड्स ले लेते हैं हम, प्लस G। तो यानी कि D1 इज 4, और नेट प्रोसीड्स कितनी आ रही हैं, नेट प्रोसीड्स हमारी कैसे निकलेंगी,
50 जो हमारे पास था उसमें से 1 रुपीज तो अंडर प्राइसिंग करना है, और 0.5 ये हमारे पास आ गया जो फ्लोटेशन कॉस्ट थी, और प्लस 0.08, तो 4/48.5 प्लस 0.08, तो ये कितना आ गया 16.25%। तो इस तरह से हम इंडिविजुअली हर एक की निकालते हैं। तो आज के सेशन में हमने ये किया कि इंडिविजुअली हम कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे कि WACC भी हमने सीखी कैसे निकालते हैं, हमने इंडिविजुअल भी सीख लिया। अब ओवरऑल जब कॉस्ट ऑफ एक्चुअली में केसेस WACC के जो प्रैक्टिकल केसेस हैं कि हमें WACC मार्केट प्राइस पे निकालना है या हमें बुक वैल्यू पे निकालना है, तो किस पे निकालना ज्यादा अच्छा रहेगा, कंपनी को दोनों में कंपैरिजन करना है कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या डिफरेंस है, तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और कोई भी डाउट्स हो, अगेन अगेन आई एम ऑलवेज रिपीटिंग दिस थिंग, कि कोई भी डाउट्स हो आप अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए, मुझे मेल कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप मुझसे डाउट्स पूछेंगे तो। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच।